हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल्स और उस पर बेस्ड क्यूज देखेंगे फिर, ठीक है ना। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। तो देखते हैं आज का आर्टिकल आखिर है क्या। कर जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना कर आगामी लोकसभा चुनावों में मद्देनजर चुनावों का संचालन तेजी से जटिल व बहुआयामी हो गया है। कर जिससे स्वतंत्र निष्पक्ष एवं समावेशी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। कर इस योजना प्रक्रिया की आधारशिला जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान। कर जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना क्या है, इसकी परिचय देखेंगे। कर डीईएमपी एक व्यापक दस्तावेज है जो जिलों में चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों और विश्लेषण का उपयोग करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। करा है तैयारी और रणनीति। करा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार डीईएमपी के मत को मतदान की संभावित तारीख से कम 6 माह पहले तैयार किया जाना चाहिए। करा चुनावी प्रक्रिया की गतिशीलता के लिए अक्सर चुनावों की आधिकारिक घोषणा के बाद समय समय पर पुनर्मूल्यांकन और योजना में संशोधन की आवश्यकता होती है। करा डीएमपी के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनावी अधिकारियों, प्रशासनिक निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करते हुए एक समन्वित प्रयास शामिल है। करा राजनीतिक संस्थाओं और मीडिया आउटलेट्स के साथ निर्धारित कार्यकलाप की भी व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें चुनावी नियमों एवं प्रक्रियाओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की जा सके। करा है डीएमपी के तत्व क्या हैं, तो जिला प्रोफाइल। करा यह निर्वाचन रणनीति का मूलभूत तत्व है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का चित्रण करने वाला एक राजनीतिक मानचित्र, प्रासंगिक जनसांख्यिकी एवं बुनियादी ढांचे के आंकड़े और जिले की प्रशासनिक संरचना एवं सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का अवलोकन शामिल होता है। मतदान केंद्र अवसंरचना। करा मतदान केंद्रों की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने, रैंप, बिजली, प्रकाश व्यवस्था, जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना, पेयजल, शौचालय एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रणनीतियां तैयार की गई हैं। कर विकलांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जिनमें सहायता डेस्क की स्थापना 24/7, नियंत्रण कक्ष, घरेलू मतदान विकल्प एवं आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए उन्नत डाक मत पत्र प्रदान मतपत्र मतदान शामिल है। और देखें ईवीएम प्रबंधन। करा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रबंधन निर्वाचन प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें ईवीएम और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, वीवीपैट जिसको बोलते हैं, ठीक है, पेपर ऑडिट ट्रेल के सुरक्षित भंडारण एवं उपलब्धता के लिए आवश्यक योजनाएं शामिल हैं जिसमें उनके परिवहन एवं रखरखाव की योजनाएं भी शामिल है। कर व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी योजनाएं जिसको स्वीप बोलते हैं। करा यह कम उल्लेखनीय रूप से न्यूनतम भागीदारी दर वाले मतदान केंद्रों की पहचान करने के लिए मतदान डेटा का विश्लेषण करके चुनावी भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। कर इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना, विविध समुदाय एवं युवा संगठनों के साथ जुड़ना और मतदान के दिन तक जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है, ठीक है। क्रमिक योजना और प्रशिक्षण। डैम्प चुनावी कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण, कल्याण और तैनाती के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है। कर यह चुनाव कर्मियों का एक मजबूत डेटाबेस स्थापित करने, उन्हें कैडर और समूह के आधार पर वर्गीकृत करने तथा विभिन्न चुनावी भूमिकाओं में कर्मियों के अंतर को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से उनकी तैनाती संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने की आवश्यकता पर जोर देता है। कार्य योजना में आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जिला स्तरीय टीमों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है और सभी चुनाव कर्मियों हेतु व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास संबंधित भूमिकाओं के लिए अपेक्षित कौशल एवं ज्ञान है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा नियमों में बदलाव क्या हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड यानी आईएएसबी ने नई आवश्यकताओं से अवगत कराया जिनके तहत कंपनियों को वर्ष 2027 से मानकीकृत परिचालन लाभ के आंकड़े प्रकाशित करने होंगे। कर यह आंकड़ा आईएएसबी नियमों के तहत परिभाषित नहीं है, इसीलिए प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसे विभिन्न तरीकों से संकलित किया जा सकता है। कर वर्तमान में शुद्ध लाभ या हानि पर पहुंचने से पहले कई कंपनियां ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन या ईबीआईटीडीए से पूर्व आय की रिपोर्ट करती है। कर अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड आईएएसबी की स्थापना वर्ष 2001 में हुआ। एक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक फाउंडेशन की देख
रेख में की गई थी, जो 140 से अधिक न्यायालयों द्वारा अनिवार्य वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक वैश्विक लेखांकन भाषा के वाहन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को विकसित और अनुमोदित करता है। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय। ठीक है, तो वो है EBITDA। कर है EBITDA एक वित्तीय मीट्रिक है जो वित्त पोषण और लेखांकन निर्णयों के प्रभावों को छोड़कर कंपनी के परिचालन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, कर जिससे मुख्य परिचालन लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। AI में महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? कर हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते मुद्दों के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित कुछ शब्द चर्चा में हैं। तो देखते हैं क्या क्या शब्द जो है चर्चा में है। कर डेटा ड्रेजिंग क्या होता है? कर यह डेटा में पैटर्न खोजने के लिए एक सांख्यिकी आधारित हेरफेर विधि है। कर जो महत्वपूर्ण प्रतीत होती है लेकिन वास्तविकता में इसका कोई अंतर्निहित प्रभाव नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रामक निष्कर्ष निकलते हैं। तो डेटा ड्रेजिंग यही होता है। आगे देखते हैं। करा है एयर गैप। साइबर सुरक्षा में एयर गैप कंप्यूटर या नेटवर्क को इंटरनेट सहित बाह्य कनेक्शन से अलग करने के नेटवर्क सुरक्षा उपाय को संदर्भित करता है। करा प्रणाली की विफलता या घुसपैठ के मामले में क्षति, अनाधिकृत पहुंच और हेरफेर से डेटा को सुरक्षित रखने के लिए वर्गीकृत रक्षा प्रणालियों जैसे उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों में आमतौर पर एयर गैप का उपयोग किया जाता है। विविध विशेषज्ञताएं क्या होता है? कर यह कार्यों को उप समस्याओं में विभाजित करके और उनमें से प्रत्येक को संभालने के लिए विशेषज्ञ मॉडल निर्दिष्ट करके परीक्षण करने हेतु एक मशीन लर्निंग दृष्टिकोण है। कर प्रत्येक विशेषज्ञ मॉडल उप कार्यों की भविष्यवाणी करता है जिन्हें अंतिम आउटपुट उत्पन्न करने के लिए संयोजित किया जाता है। OTA अपडेट क्या होता है? कर ओवर दी एयर अपडेट इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से नए सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर सुविधाओं और अपडेट की डिलीवरी है। कर OTA अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम, रीडूबल पार्टीशन पर सिस्टम, एप्स और वायरलेस तरीके से समय क्षेत्र के नियमों में सुधार प्रदान करते हैं, जिससे स्वचालित या मैनुअल इंस्टॉलेशन सक्षम हो जाता है। भारत का घरेलू ऋण एवं बचत संकट। कर भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें भारत के घरेलू ऋण का स्तर दिसंबर 2023 तक सकल घरेलू उत्पाद के 40% के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है, जबकि शुद्ध वित्तीय बचत के लगभग 5% के निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि न्यूनतम शुद्ध वित्तीय बचत की प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है और साथ ही व्यक्तिगत ऋण, कृषि ऋण एवं व्यावसायिक ऋण के कारण घरेलू ऋण में वृद्धि जारी रहेगी। ठीक है, आगे है कि सकल घरेलू बचत में गिरावट के साथ ही वित्तीय तनाव भारत की आर्थिक स्थिरता की गंभीर छाया प्रस्तुत करता है और इस बढ़ते संकट को दूर करने के लिए व्यापक नीतिगत उपायों की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। नवनिगमित फर्मों द्वारा राजनीतिक अंशदान। कर 3 वर्ष से कम पुरानी कंपनियों को राजनीतिक अंशदान यानी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देने से रोकने वाले नियमों के बावजूद हालिया आंकड़ों में 3 वर्ष से कम पुरानी कंपनियों को राजनीतिक अंशदान देने से रोकने वाले नियमों के बावजूद हालिया आंकड़ों से भारत में नव निगमित कंपनियों द्वारा चुनावी बॉन्ड की चौंकाने वाली खरीद का पता चलता है। कर कंपनी अधिनियम 2013 3 वर्ष या उससे कम अवधि के अंतर्गत पंजीकृत हुई कंपनियों को राजनीतिक अंशदान देने से रोकता है, जिसका उद्देश्य सेल कंपनियों को राजनीतिक दलों में दाने से रोकना है। कर 2017 के संशोधन ने योगदान पर लगी सीमा को हटा दिया, लेकिन 3 वर्ष के निषेध को बरकरार रखा। कर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 में उल्लंघन के लिए दंड की रूपरेखा दी गई है, जिसमें अधिकारियों के लिए जुर्माना और कारावास शामिल है। अब देखते हैं AUKUS गठबंधन सदस्यता का विस्तार करेगा। कर AUKUS गठबंधन जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, यह 4 तो अभी शामिल है, अपनी सदस्यता के विस्तार के संबंध में चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार है। कर AUKUS एक त्रिपक्षीय सहधारी है जिसका उद्देश्य बेहतर सहयोग के माध्यम से सुरक्षा और अच्छा हितों को मजबूत करना है। कर AUKUS में गहन सूचना एवं प्रौद्योगिकी साझाकरण के साथ साथ सुरक्षा और रक्षा से संबंधित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग के आधार आपूर्ति श्रृंखलाओं का एकीकरण शामिल। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये कट गया तो कट गया, शामिल है, ठीक है, यही होगा। कर इसका गठन वर्ष 2021 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया गया था। कर भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, हालांकि भारत और AUKUS उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनौपचारिक बात में लगे हुए हैं।
क्या है, भारत इस समूह का सदस्य नहीं है। हालांकि भारत और एक यूएस आवर्ती प्रौद्योगिकी पर अनौपचारिक बातचीत में लगे हुए हैं, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। बिलेला चर्चा में क्यों? कह रहा, हाल ही में अमेरिका के पश्चिमी समुद्री तट पर ओरेगॉन से कैलिफोर्निया तक एलियन जैसे नीले जीव बिलेला को देखा गया है। बिलेला है क्या? यह एक हाइड्रोजोआ या हाइड्राइड पॉलिप है। कर इस जीव को वाई द विंड नाविक के नाम से भी जाना जाता है। कर यह विश्व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों के गर्म पानी के सतह पर पाया जाता है। कर यह गहरे नीले रंग का एक चपटा अंडाकार डिस्क के समान दिखाई देने वाला जलीय प्राणी है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। जीव के ऊपर सोनबेरो जैसा पंख होता है और नीचे की ओर टेंटेकल्स लटकते हैं। करिए अपने टेंटेकल का उपयोग मछली के लार्वा या जॉन प्लांक्टन को डंक मारने तथा समुद्र में नेविगेट करने के लिए करते हैं। यह जेलीफिश जीवों की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह जेलीफिश नहीं है। करिए समुद्री एनीमोन कोरल और हाइड्राइड से संबंधित है। यह छोटे शिकार और मछलियों के लार्वा आदि को खाता है। क्या है, विशेषता क्या है? यह जीव मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं है। करा इस जीव का चमकीले नीले रंगीन है। मोला समुद्री सनफिश जैसे शिकारी जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है। इनका यह रंग समुद्री लहरों के बीच छिपने में तथा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। करा यह जीव जीवित रहने के लिए प्रशांत क्षेत्र के चारों ओर अमेरिका से जापान तक बड़े पैमाने पर यात्रा करते हैं। करा वाशिंगटन विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानी जूलिया पेरिस द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि जब सर्दियां सामान्य से अधिक गर्म होती हैं तो बिलेला जीवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष। प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष का है, भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया है। कर सैन्य भाषा में अवशोषण का अर्थ होता है मौजूदा संरचनाओं में प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण, अनुकूलन और एकीकरण से है। कर अवशोषण का मुख्य रूप से विकिरणकारी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में होगा, जिसमें शामिल है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, सेंसर, रोबोटिक्स, हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियाँ आदि। कर सेना के लिए वर्ष 2023 को परिवर्तन का वर्ष घोषित किया गया था और इस वर्ष क्या किया गया है? प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष। देखते हैं थोड़ा जिग। जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। मुद्रा को उसने बदल दिया है, ठीक है। जिम्बाब्वे गोल्ड जिसका मतलब होगा जिग का। हाल ही में जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने नई मुद्रा जिग लॉन्च की है। जिग मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप है। यह स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, ठीक है। स्वर्ण समर्थित मुद्रा है मतलब कि मुद्रा का वैल्यू जो भी रहेगा वो स्वर्ण से उसका समर्थन मिलेगा, यानी कि उस मुद्रा का वैल्यू उतना ही सोने के बराबर होगा, कुछ ऐसा समझ सकते हैं। अगर यह मुद्रा 1 से 200 जीग तक के 8 मूल्य वर्ग में शुरू की जाएगी। यह जिम्बाब्वे डॉलर की जगह लेगी। जिम्बाब्वे डॉलर का मूल्य पिछले वर्षों में गिर गया है, जिससे मुद्रास्फीति में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। कर इसरो की चंद्रयान-3 टीम को इसरो की चंद्रयान-3 टीम को जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। कर हाल ही में इसरो की चंद्रयान-3 टीम को जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसरो की चंद्रयान टीम की ओर से ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूत डीसी मंजुनाथ ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। आगे है जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार। कराई अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन का शीर्ष पुरस्कार है। स्पेस फाउंडेशन वर्ष 1983 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह वैश्विक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सूचना, शिक्षा और सहयोग प्रदान करता है। इस पुरस्कार को अंतरिक्ष यात्री जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर की स्मृति में दिया जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार जिसे अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज के क्षेत्र में अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या संगठनों को दिया जाता है। आइए देखते हैं रिंग ऑफ फायर क्या है। कर परिचय। प्रशांत अग्निवलय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसे प्रशांत रिम या सकर्म पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। कर पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। कर पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंपीय घटनाएं शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं भौगोलिक खिंचाव क्या है। कर रिंग ऑफ फायर प्रशांत, जुआन डे फुका, कोकस, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई, नजाका, उत्तरी अमेरिकी और फिलीपीन प्लेट्स सहित कई टेक्टोनिक
प्लेटों के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। खैर यह श्रृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ लगती है। अलास्का में एल्यूसियन द्वीपों को पार कर न्यूजीलैंड व पूर्व एशिया के पूर्वी तट तथा अंटार्कटिका के उत्तरी तट के साथ भी लगता है। करबोल्विया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका रिंग ऑफ फायर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। ज्वालामुखी गतिविधि के कारण प्लेट विवर्तनिकी के एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए प्रविष्टन क्षेत्र बनाते हैं। इसमें एक प्लेट नीचे की ओर या दूसरी प्लेट द्वारा छिपित हो जाती है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जो प्रतिवर्ष सिर्फ 1 या 2 इंच की गति से संचालित होती है। जैसे ही यह परिविष्टन की क्रिया होती है तो चट्टानें पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है तथा ज्वालामुखी गतिविधि का कारण बनती है। हाल ही में किए गए शोध के बारे में देखेंगे। शीतलन प्रक्रिया प्लेट सीमाओं की गतिशीलता को बदल सकती है, जिससे प्रविष्टन क्षेत्र और पर्वत निर्माण प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। पैसिफिक प्लेट जो रिंग ऑफ फायर में अधिकांश टेक्टोनिक गतिविधि को संचालित करती है, ठंडी हो रही है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रशांत प्लेट के सबसे नए हिस्से जो लगभग 2 मिलियन वर्ष पुराने हैं, प्लेट के पुराने हिस्से लगभग 100 मिलियन पुराने हैं की तुलना में तेजी से ठंडे हो रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं। इससे प्लेट सीमाओं पर तनाव बढ़ सकता है तथा इसके परिणाम स्वरूप अधिक बार और संभावित रूप से विनाशकारी भूकंप आ सकते हैं। ये प्रायः प्लेट के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, जो रिंग ऑफ फायर के सबसे सक्रिय भाग हैं। प्रविष्टन क्या होता है ये देखेंगे। प्रविष्टन की प्रक्रिया तब होती है जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो जाती हैं और एक प्लेट दूसरे के नीचे धकेल दी जाती है। समुद्र तल की यह गति एक खनिज परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करती है जो मैग्मा के पिघलने और जमने की ओर अर्थात ज्वालामुखियों का निर्माण करती है। आगे के दूसरे शब्दों में जब एक आंतरिक महासागरीय प्लेट गर्म मेंटल प्लेट से मिलती है तो यह गर्म हो जाती है। बाष्पील तत्व मिश्रित हो जाते हैं और इसमें मैग्मा उत्पन्न होता है। मैग्मा फिर ऊपर की प्लेट के माध्यम से ऊपर उठता है तथा सतह पर बाहर की ओर निकलता है। यह घटना 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव को चिन्हित करती है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक प्रविष्टन जोन में मिलती है तो एक झुकती है और दूसरे के नीचे की ओर खिसकती है। हम क्रस्ट के नीचे की सबसे गर्म परत के नीचे की ओर झुकती है। अब सुनामी क्या है ये देखेंगे। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ हार्बर वेव है। इसे आमतौर पर किलर वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। सुनामी सिर्फ एक लहर नहीं होती है बल्कि समुद्र की लहरों की एक श्रृंखला होती है, जिसे जल के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, वायुमंडलीय दबाव में तेजी से बदलाव या उल्कापिंड के कारण होने वाले वेव ट्रेन कहा जाता है। हालांकि ज्वालामुखी गतिविधि के कारण सुनामी कम आती है। ठीक है, कर रहा है कि हालांकि ज्वालामुखी गतिविधि के कारण सुनामी कम आती है। अधिकांश सुनामी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में आती है, एक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र जहाँ विवर्तनिक परिवर्तन ज्वालामुखी तथा भूकंप का निर्माण करते हैं। सुनामी समुद्र में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर सकती है। इस गति की सुनामी एक दिन से भी कम समय में प्रशांत महासागर के संपूर्ण विस्तार को पार कर सकती है। चूँकि इनकी तरंग दैर्घ्य लंबी होती है इसलिए मार्ग में इनकी ऊर्जा का बहुत कम क्षरण होता है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया है। ये 5 नवंबर को, ठीक है, ये ध्यान देना है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल क्या होता है ये देखेंगे। चर्चा में क्यों कर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि वह 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों के 100% सत्यापन के लिए याचिकाओं को संबोधित करेगा। ठीक है, और देखते हैं ये क्या है। वीवीपैट मशीन क्या होता है। परिचय। वीवीपैट मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलेटिंग यूनिट मतपत्र इकाई से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ कागज के एक पर्ची प्रिंट करके
मतदाता द्वारा डाले गए वोट का दृश्य तापमान प्रदान करती है। करें मतदाता के विवरण के साथ कागज की पर्ची को कांच की खिड़की के पीछे सत्यापन के लिए संक्षेप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे मतदाता को नीचे एक डिब्बे में जाने से पहले 7 सेकंड का समय मिलता है। फिर मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची घर ले जाने की अनुमति नहीं होती है, ये ध्यान देना है, क्योंकि इसका उपयोग 5 यादृच्छिक रूप से चयनित मतदान केंद्रों में वोटों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। कराई इस अवधारणा को उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाले गए वोटों के भौतिक सत्यापन को सक्षम करते हुए मतदाताओं एवं राजनीतिक दलों दोनों को उनके वोटों की सटीकता के बारे में आश्वस्त करके मतदान प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाना है। आगे है कि परिचय का कारण। वीवीपैट मशीन की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष 2010 में ईवीएम आधारित मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं राजनीतिक दलों के बीच एक बैठक के दौरान प्रस्तावित की गई थी। पर प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद जुलाई 2011 में लद्दाख, तिरुवनंतपुरम, चेरापूंजी, पूर्वी दिल्ली तथा जैसलमेर में फील्ड परीक्षण किए गए। ठीक है, ये सब जो हुआ है ध्यान रखना। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप फरवरी 2013 में एशियाई की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा वीवीपैट को मंजूरी मिल गई। ठीक है, कानूनी पहलू। वर्ष 2013 में चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को ईवीएम से जोड़ने की अनुमति दी गई। वीवीपैट का उपयोग पहली बार वर्ष 2013 में नागालैंड के नॉक्सिन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 मतदान केंद्रों में किया गया था। तो ये नागालैंड में सबसे पहले करे, जिसके बाद एशियाई ने इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया, जिसे जून 2017 तक इसे 100% अपनाया गया। और है वीवीपैट पर सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय है, थोड़ा देखेंगे, बट आज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा रुकते हैं। आइए देखते हैं। करा वीवीपैट पर सर्वोच्च न्यायालय। करा सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय चुनाव आयोग मामले 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शी चुनावों के लिए वीवीपैट को अनिवार्य कर दिया, जिससे उनके कार्यान्वयन के लिए सरकारी वित्तपोषण को बाध्य किया गया। कर वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें न्यूनतम 50% यादृच्छिक वीवीपैट पर्चियों की गिनती करने की मांग की गई थी। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने 50% वीवीपैट पर्चियों की गिनती से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चिंता जताई। इसमें चुनाव परिणाम घोषित करने में 5 से 6 दिनों का संभावित विलंब और जनशक्ति की उपलब्धता जैसे बुनियादी ढांचे की सीमाएं शामिल है। ठीक है, तो आज का जो है हमने क्यूज के लिए आर्टिकल्स को देख लिया है, अब हम क्यूज देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जिला निर्वाचन प्रबंधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कितने कथन सही है यहाँ पे आपको ये कितने कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं। डीईएमपी एक व्यापक दस्तावेज जो जिलों में चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों और विश्लेषण का उपयोग करता है, ये तो हमने देखा था, सही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार डीईएमपी को मतदान की संभावित तारीख से कम 3 माह पहले तैयार किया जाना चाहिए। तो हमने देखा 6 माह था। ठीक है, 6 माह था, नहीं कि 3 माह था। दूसरा गलत है, इसलिए केवल एक सही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला 2013 में एशियाई की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा वीवीपैट की मंजूरी दी गई थी, तो सही है। और मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची घर ले जाने की अनुमति होती है, नहीं होती है, ये ना हमने देखा। वीवीपैट का उपयोग पहली बार वर्ष 2013 में नागालैंड के नॉक्सन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 मतदान केंद्रों में किया गया था, तो ये सही है। तो केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे और क्या है। रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 50 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। तो पहला तो देखा था हमने, सही है। कितने सत्य बताना है। पृथ्वी के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, ये भी हमने देखा। रिंग ऑफ फायर प्रशांत
जुआंडे, फुका, कोकोस, भारतीय स्टलाइन, नजाका, उत्तरी अमेरिकी और फिलिपीन प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेट के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो ये भी हमने देखा था, तो तीनों सही हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला। कह रहा है बिलेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह एक हाइड्रोजोआ या हाइड्राइड पॉलिप है। तो ये भी हमने देखा था, कितने सत्य बताना है। कह रही विश्व के समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों के गर्म पानी के सतह पर पाया जाता है। तो ये भी हमने देखा था। कह रही है जेलीफिश जीवों की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये जेलीफिश नहीं है। तो ये भी हमने देखा था। कह रहा छोटे शिकार और मछलियों के लार्वा आदि को खाता है, ये भी देखा था। तो सभी सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर क्या है। यहाँ है ये यूक्यूएस गठबंधन में निम्नलिखित देशों में से कितने शामिल हैं। तो यहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका। तो 3 तो शामिल है, कनाडा नहीं शामिल है। यहाँ नाम ही से इसी में है, इसी को आप ध्यान रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा केवल 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिप 4 एलायंस और एक्यूएस दोनों का सदस्य है। तो एक्यूएस का तो हमको पता है कि कौन कौन सा है। तो ये है, ये है, ये है, बट जो दोनों में शामिल है वो ढूंढना। एक दक्षिण कोरिया यहाँ पे अलग है, तो हो सकता है ये आंसर हो या ना भी हो, लेकिन ये आपको कमेंट में बताना है, इसको हम नहीं बताएंगे। तो चिप 4 एलायंस में कौन कौन सा देश है ये आप जरूर याद कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में से निम्नलिखित में से कौन से लाभ हो सकते हैं। देश में सस्ता ऋण होगा, पहला है। यहाँ न्यूनतम दरों पर विदेशी ऋण होगा, न्यूनतम विदेशी मुद्रा जोखिम होगा। कह रहा है चौथा, मौद्रिक स्थितियों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और